शुरू करते हैं दो टूक। 2024 के चुनावी रण से पहले बीजेपी ने एक बड़ा संदेश दिया, जहां मध्य प्रदेश में पार्टी ने नए सीएम का ऐलान कर ऐसा चुनावी चक्रव्यूह रचा जिसे भेदना विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल हो सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश में उज्जैन दक्षिण के विधायक मोहन यादव को सीएम बनाने की घोषणा की गई। मोहन यादव को सीएम चुनकर पार्टी ने एक बार फिर एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। यादव समाज के विधायक को सीएम की कुर्सी पर बिठाने का यह फैसला अब उत्तर प्रदेश में 2024 के सियासी हवा का रुख बदलने की ताकत रखती है। बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक का सीधा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव में अब चंद महीने बचे हैं। ऐसे में विपक्ष जहां जाति जनगणना और ओबीसी कार्ड के सहारे चुनावी नैया पार करने का सपना संजो रहा था, तो वहीं बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर विपक्ष के सपने पर पानी फेर दिया है। हालांकि बीजेपी के इस फैसले का असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में और खासकर यादव वोट बैंक पर कितना पड़ता है, ये तो वक्त ही बताएगा। आज दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। मध्य प्रदेश में ओबीसी दांव, क्या यूपी में पड़ेगा प्रभाव? यादव वोट की टेंशन, क्या अखिलेश यादव की बड़ी टेंशन? 2024 की लड़ाई, क्या ओबीसी वोट से करेंगे अगुवाई? जाति जनगणना वाला प्रहार, क्या बीजेपी ने ढूंढी कार? बीजेपी का खेला, क्या विपक्ष रह जाएगा अकेला? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयान सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जहां किसी भी कार्यकर्ता को दायित्व सौंपा जा सकता है। यह कोई परिवार का दल नहीं है, किसी जाति का समूह नहीं है, जातीय संगठन नहीं है। इसीलिए आज तमाम उन दलों के पेट में दर्द हो रहा है जो केवल जाति आधारित है, जो केवल क्षेत्र आधारित है। उनके लिए परेशानी का सबब हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता सहज रूप में जो पार्टी का झंडा उठा करके सामान्य कार्यकर्ता की तरह चलता रहा हो, उसको पार्टी मुख्यमंत्री तक की भूमिका देती है। छत्तीसगढ़ में हो या मध्य प्रदेश में, जिस तरह से सामान्य कार्यकर्ताओं को भूमिका मिली है, इससे विपक्षी दलों के पेट में जरूर दर्द। जो पिछड़ों के साथ जाति हो रही है, अल्पसंख्यकों के साथ, दलितों के साथ, उनके आरक्षण का सवाल है। समाजवादी पार्टी जाति जनगणना की मांग कर रही, तो भारतीय जनता पार्टी तो यही काम उत्तर प्रदेश में करती है। कई पिछड़ों को मंत्री बना रखा, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में आरक्षण मिल रहा है? आज शिक्षक भर्ती में देख लीजिए किस तरीके से पिछड़ों के साथ धोखा हुआ। तो समाजवादी पार्टी जाति जनगणना की मांग को दोहराती रहेगी, पिछड़ों के आरक्षण, उनके अधिकार, उनके हक के लिए लड़ती रहेगी। किसी को कोई पद दे देने से पिछड़ों को कोई लाभ होने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और दक्षिण भारत में यादव समाज की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और बीजेपी की हमेशा कोशिश रही है कि वो यादव समाज को अपने साथ जोड़े। उन्होंने इसके लिए राज्यसभा में भी भेजे हैं। भूपेंद्र यादव को काफ़ी महत्व देती है पार्टी। तो पहले 2014 में बीजेपी की तरफ से अनऑफिशियली कहा जाता था गैर यादव पिछड़ा हमारे साथ आ जाए, गैर जाटो दलित हमारे साथ आ जाए। ये अनऑफिशियल था, इस तरह की चर्चाएं थी। लेकिन अब यादव सहित पिछड़ा, जाटो सहित दलित, ये बीजेपी का जो सबका साथ सबका विकास का एजेंडा है, उसकी तरफ इन्होंने कदम बढ़ाए। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करा दे, शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, और इसके अलावा धर्मेंद्र यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है दो टूक में। शरद त्रिवेदी जी, कहा जा रहा है कि यादव वोट बैंक को साधने की यह कोशिश है। सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर है कि जो यादव कहते हैं कि बीजेपी हमारी नहीं, और उन्हीं यादव को साधने की कोशिश ये। राहुल जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, ये भारत की जनता की पार्टी है। इसका किसी जाति, वर्ग, क्षेत्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी के और गुजरात से लेकर आसाम तक जो भी है भारत के अंदर रहता है, वो सब हमारे लोग हैं। हम कोई पिछड़ा अगड़ा, इसको उससे जोड़ना है, उसको उससे जोड़ना है। पहले आप देखें कि ये माई कॉम्बिनेशन लाए, फिर माई कॉम्बिनेशन फेल हुआ तो फिर पीडीए कॉम्बिनेशन लाए। पीडीए भी 4 महीने नहीं चल पाया। उसमें जो पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक था, उसमें अल्पसंख्यक से नाम हटा के इन्होंने कहा कि नहीं साहब, अल्पसंख्यक नहीं है, बागड़ों को हम साथ लेके चल रहे हैं। हमने नहीं कहा, हम सब हमारे अपने लोग हैं। आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट के सबसे मुख्य जो 2 विभाग हैं, एक लेबर और एनवायरनमेंट विभाग है, एम्प्लॉयमेंट विभाग है, वो भूपेंद्र यादव जी को दिया है, और जो भारत के सर्वश्रेष्ठ वकीलों में से एक है।
तो हम किसी नहीं, जाति या समाजवादी किसी पार्टी तो यही धर्म को कहती है देख के ना हम कि काम नहीं करते। बीजेपी हमने नहीं कहा है कि भारतीय यादवों के जनता हक में पार्टी बात कह रही नहीं है कि करती, साहब जो है केवल भारत में यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी है। जमीन और मिट्टी पे खाली एक ही धर्म का अधिकार है। शरद जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी। तो ये बताने की कोशिश अधिकार होती जो है ना उत्तर पूरे प्रदेश भारत में में हर मनुष्य का कि है। यादव हम हर व्यक्ति वोट को हम बैंक का साथ लेके मतलब चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का मतलब यादव वोट बैंक। धर्मेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? जी राहुल जी, आ रही है। आप लोगों के वोट बैंक में ये बड़ी सेंधमारी हो जाएगी अगर प्रभावित यादव वोट बैंक हुआ तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जुमला के अलावा कुछ जानती नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र का अपमान किया है और जनादेश का अपमान करने में कोई गुरेज नहीं करती है। मैं 2-3 उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा कि आप गुजरात का देख लीजिए। गुजरात में आनंदीबेन पटेल को बनाया पहले, उसके बाद विजय रूपाणी जी को बनाया, फिर भूपेंद्र पटेल जी को बनाया। तो इनके यहाँ जो विधायक दल की बैठक होती है, हालांकि ये मेरा मामला नहीं है, इनके पार्टी का अंदरूनी मामला, उसमें मुझे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में है, इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूँ आपसे। तो भारतीय जनता पार्टी में हाईकमान में 2 लोग हैं, अमित शाह और मोदी जी, वो फैसला लेते हैं कि हमें इनको बनाना है। उनकी मेरिट क्या है? उनकी बस एक मेरिट है कि वो उनके कहने पर ही काम करते हैं, वही सबसे बड़ी मेरिट है। इसके अलावा ना कोई यादव की मेरिट है, ना कोई जाति की मेरिट है, ना कोई धर्म की मेरिट है। तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक इसी तरह से आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे, यानी जनता ने कहा कि आप घर बैठिए, आप जनता की सेवा करने लायक नहीं है। लेकिन हाईकमान का आदेश था भाई, उसको कौन टाल सकता है? तो मोदी जी का आदेश कौन टालेगा? तेलंगाना के सीएम क्या जीत के आए थे क्या? अब सुन लीजिए मेरी बात ना। उसमें इन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत को पहले बनाया, फिर तीरथ रावत को बनाया, फिर जो हारे हुए पुष्कर सिंह धामी को बना दिया। नहीं, उस वक्त जीते हुए थे। जनादेश है, जनादेश का भी ये अपमान कर सकते हैं अपने। गलत जानकारी दे रहे हैं। पहली बार की बात कर रहे हैं, उस वक्त जीते हुए थे। नहीं, इस बार तो हारे हुए थे। इस बार हारे थे, जीते थे। नहीं तो फिर तो तेलंगाना में भी गलत हुआ। अब सुनिए मेरी बात, मैं जो अपनी बात कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में चुनाव होता है, जनता अपना वोट देती है, मैंडेट देती है। अगर जनता के साथ आप धोखा करेंगे तो ये कहां तक जस्टिफाइड है? और धोखा इसलिए कि क्योंकि 2 आदमियों की जिद है कि नहीं, हमें ऐसे आदमी को बनाना है। तो मैं उत्तर प्रदेश का बता दूं, केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव हार गए, उन्हें घर बैठने के लिए जनता ने कहा, लेकिन उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना चाहती है, बचाना चाहती है, या उसे खत्म करना चाहती है? तानाशाही वाला नहीं तो जो एमपी में हुआ वो गलत हुआ या सही हुआ? सुनिए मेरी बात, मैं जो 3 बता रहा हूँ पहले उसे सुन लीजिए। अब रही बात मोहन यादव जी की, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, मोहन यादव जी का एक मैंने भी वीडियो सुना। उन्होंने एक पब्लिक रैली में या मीटिंग में वो बोल रहे थे, उन्होंने बोला था कि भगवान राम और माँ सीता का तलाक हुआ था, ठीक है, और उसके बाद नहीं, आप गलत, मैं कहाँ जा रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं वो जो आप कह रहे हैं ना, मास्टर स्ट्रोक, बहस का मुद्दा भी वो नहीं है। पता नहीं पड़ेगी ना, बहस का मुद्दा आप ये बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मास्टर स्ट्रोक है। हाँ। तो उस मास्टर स्ट्रोक का मुझे तो खुलासा करना पड़ेगा ना, वो मास्टर स्ट्रोक में है क्या? अच्छा, तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक, इसलिए बता रहा हूँ। मोहन यादव जी ने कहा कि भगवान राम और माँ सीता का तलाक हो गया था और सीता जी आहत होकर के आत्महत्या कर ली थी। तो मैं, शरद त्रिवेदी जी वरिष्ठ हैं, ये पहली बात मोहन यादव की बात करते हैं लेकिन स्वामी की बात कभी करते नहीं आप लोग। आज मोहन की बात करने लगे। मैं बिल्कुल कर रहा हूं, उनपे भी करूंगा। आप बताइए उन्होंने क्या गलत कहा था, मैं बताऊंगा क्या गलत कहा, क्या सही कहा। इस बात को मैं पूछना चाहता हूं आपके इस राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से, शरद त्रिवेदी जी क्या इस स्टैंड के साथ मोहन यादव जी के साथ आप कहां से कहां ले गए बहस को? आप कहां से कहां ले गए? मास्टर स्ट्रोक से लेकर के उसके पर्दे के पीछे में ले गया, बस इतना कर दिया मैंने। अगर आपको कोई आपत्ति तो बताइए मुझे। नहीं, मुझे क्या आपत्ति होगी? हाँ, तो जितनी बातें मैंने बताई कोई गलत बताई, अगर यही किसी दूसरी पार्टी के साथ होता तो आज पूरे फ्लैश में ऐसे चलता कि अच्छा, समाजवादी पार्टी की सरकार कितनी बार सरकार रही समाजवादी पार्टी की? सुन लीजिए, भगवान राम का उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कितनी बार सरकार रही? मेरी बात सुन लीजिए, अगर मेरा सवाल है उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। चलता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान समाजवादी पार्टी की कितनी बार सरकार रही? और भी मेहमान हैं मुख्यमंत्री, माँ सीता का धर्मेंद्र जी, सनातन छलावा है, हिंदू धोखा है, रामचरितमानस को जलाना है, महाबौद्ध मठ हुआ करता था बद्रीनाथ में। आप छोड़ दीजिए, उस पर बहस ना कीजिए ना। मैं जिस पर बैठा हूं उस पर यह बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी की कितनी बार सरकार रही उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी 4 बार सरकार रही।
चारों बार जी। मुख्यमंत्री कौन सी जाति का रहा? मुख्यमंत्री यादव जाति का रहा। ठीक। और मुख्यमंत्री का चुनाव, जिसको लोकतंत्र में आस्था है, विधायक दल का नेता चुना जाता है, विधायक चुनते हैं उसको। उस विधायक में किसी को चुन लो, अगर वो यादव निकल जाए, अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यादव निकल गया तो बहुत बड़ा लोकतंत्र का काम हो गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई यादव मुख्यमंत्री बन गया तो आपको नहीं, केवल यादव ही रहता है। सुधा मिश्रा जी, सुधा मिश्रा जी, करेंगे ना, वो तो सुधा विधायक मिश्रा तय करेंगे जी, ना। बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास, और इसीलिए सभी जातियों को एक स्केल से नापना, सभी जातियों को समान अवसर देना गलत क्या है? जी नमस्कार, पूरे पैनल को मेरा नमस्कार। राहुल जी, प्रश्न तो मतलब मैं हर बार आपके प्रश्न पूछने के स्टाइल की मैं दाद देती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। किसने कहा कि दिक्कत है? दिक्कत वही बोलता है, दिक्कत की बात वही कर रहा है जो सबका साथ सबका विकास की बात करता है। आप अच्छा काम अगर कर रहे हैं तो आपको बार बार किसी और के एग्जाम्पल से तुलना करने की जरूरत ही नहीं होती है। तो दिक्कत वाली बात तो कहीं से आती ही नहीं है। दिक्कत जानबूझ के क्रिएट किया जाता है, क्योंकि अगर आप अपने जीतने के बाद किसी को मुख्यमंत्री बनाए, किसी को प्रवक्ता बनाए, किसी को कुछ भी बनाए, आपको जनादेश मिला है, उसके बाद आप दूसरों की कंपैरिजन में आके बताएंगे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, या फिर क्या गलत क्या सही। तो जनादेश के बाद सही और गलत का कुछ भी अंतर नहीं होता है। बात ये होती है कि जो चुनी हुई सरकार है वो क्या किस तरह से काम करना चाहती है, पार्टी हित में, संगठन हित में, या फिर समाज, राज्य या देश हित में। ये मुख्य प्रश्न होना चाहिए। तो राहुल जी, मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी जनादेश के बाद कोई आपत्ति होती है। हम प्रश्न मात्र उतना करते हैं जो वाजिब होता है। आपने जो प्रश्न पूछा और लगातार आप सपा प्रवक्ता भाई से पूछ रहे थे कि आपकी सरकार कितनी बार रही, आपने किसको बनाया, किसको नहीं बनाया। जाहिर सी बात है, जिसकी पार्टी के बाद जनादेश होता है वो अपने चुने हुए लोगों के अनुसार या अपने संगठन के अनुसार या ऊपर बैठी हुई कुछ ताकतों के नवासी से अनुसार। पहले तमाम मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस की तरफ से, बिल्कुल, लेकिन उसमें कोई बिल्कुल एक रहे। जाति विशेष का नहीं रहा ना। नहीं, जाति विशेष का रहना न रहना, राहुल जी, बात ये उठती है कि मात्र जो किया जा रहा है वो सिर्फ उसको टारगेट करने के लिए जो पहले हुआ है, या समाज में आज हम क्या बेहतर कर सकते हैं उसके लिए हो रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ जो हो चुका है उसमें आप कुछ भी ना तो सही कर सकते हैं ना गलत कर सकते हैं। जो चीजें हो चुकी हैं उसमें हम कुछ जोड़ घटा नहीं सकते हैं। और कैसे लेकिन कह दे कि आज हम मैं कैसे कह दूं कि कोई भी पार्टी हो या सरकार का कोई फैसला राजनीतिक नहीं है? कैसे राजनीतिक कैसे नहीं होगा राहुल जी? राजनीतिक पार्टी के लोग एक सरकार बनाते हैं जनादेश के द्वारा, तो राजनीतिक ही होगा। इसको तो प्रश्न ही छोड़ दीजिए, राजनीतिक नहीं होगा। वो राजनीतिक और अपने पार्टी के हित में ही होगा। ये बात पहले गांठ बांध लीजिए, उसके बाद प्रश्न करिए कि जो भी लोग चुनाव में उतरते हैं, राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल अपने राजनीतिक संगठन के आधार पे काम करता है, और जो कहता है हम नहीं करते वो आपसे झूठ बोलता है। कोई भी राजनीतिक दल अगर सरकार लड़ने के लिए जनता के पास जाता है वोट मांगने, तो अपने राजनीतिक दल के लिए मांगने जाता है, जनता के लिए थोड़ी ना मांगता है। बहुत वो साफगोई से आप जब बातें कर मैं रही आ हैं। रही हूँ मैं आ रही हूँ अच्छा जब लग रहा है। जनादेश हो जाता है, नहीं अच्छा लगा ना, जनादेश मिलने के बाद आप कितना हित में काम कर रहे हैं ये मुख्य बात होती है। तो यहाँ पे मुख्य बात मैं हमेशा कहती हूँ कि जो पीछे सही हुआ वो देश के लिए किया गया। अगर कुछ गलतियां हुई तो हमने क्या सीखा और आज हम क्या बेहतर कर सकते हैं। मैं ठीक। अपने पिछले लोगों पे प्रश्न खड़ा नहीं करती हूँ, आज क्या प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, और क्या और भी हमारे मेहमान हित है में सुधा जी, और आने- भी मेहमान है। जी बहुत धन्यवाद। जय तिलक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय तिलक जी, आखिर इस पर सवाल क्यों ना किया जाए और ये क्यों ना कहा जाए कि वोट बैंक को साधने की कोशिश है, और क्या इसका फर्क उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा राहुल जी। देखिए, विशेष रूप से जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, ये जातियों का खोलता हुआ कुंड है। इसे अगर कोई इनकार करता है तो कहीं ना कहीं जो है वो एक किस्म से वो झूठ बोलता है। पूरी राजनीति, पूरी सियासत ही जातियों के इर्द गिर्द घूमती है, और किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे जातियों का ध्रुवीकरण कराया जाता है, किसी से छिपा नहीं है। स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में जो जिस जाति के मुख्यमंत्री बने हैं उसका असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, क्योंकि आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता रहा है कि वह बैकवर्ड को या जो हाशिए के लोग हैं उनको लेकर के बहुत जो है संवेदनशील नहीं है। उनकी भागीदारी को लेकर के कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को जो है मुख्यमंत्री बना करके एक किस्म से संदेश दे दिया है कि देखिए, हम समावेशी राजनीति को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं,
और आपने देखा भी कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में तकरीबन 12% यादव जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए थे। नहीं, इस और चूंकि फैसले से क्या अखिलेश यादव को डेंट लगेगा? बिल्कुल स्वाभाविक रूप से देखिए, पूरी राजनीति जो है भागीदारी को लेकर के ही उसी के इर्द गिर्द घूमती है। अब जब यादवों को भागीदारी भारतीय जनता पार्टी दे रही है तो मेरा मानना है कि उसका असर पड़ेगा। यादव ही नहीं, किसी भी जाति को कोई भी राजनीतिक दल, भाजपा ही नहीं कोई भी राजनीतिक दल अगर उनकी भागीदारी को लेकर के एक व्यूह रचना अगर करता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी कोशिश यही होती है कि उस जाति समूह को अपने साथ जो है जोड़ा जाए। तो इसका असर क्यों नहीं पड़ेगा? अब सारा खेल राजनीति में तो जातियों को ही लेकर के हो रहा है। जिस तरह जातिवार जनगणना की बात होती है, क्या वो एक कोशिश नहीं होती है? बेशक उसके पीछे एक अच्छा विषय होता है कि नहीं भाई उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए, लेकिन उसका जो व्यवहारिक पक्ष यही है कि उन जातियों अरे एक को छोटा अपने सा साथ सवाल है, जोड़ना। जाति जनगणना पर क्या प्रभाव डालेगा? क्या उसका उससे लेकर एक काट इसे हम मान लें? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है ये जो समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है या बाकी जो सेकुलर दल जो है वो कहते हैं कि नहीं, यह जो है एक विशेष वर्ग की पार्टी है, वह जो है हाशिए के लोगों की चिंता नहीं करती है, बैकवर्ड की चिंता नहीं करती है, जातिवार जनगणना कराया जाए। बेशक इस पर जो है डेंट लगेगा ठीक। और कहीं ना कहीं जो धर्मेंद्र यादव जी, देखिए बीजेपी तो कहेगी कि आप जिस जाति से आते हैं, जिस जाति की बात करते हैं, बिहार में फला और यूपी में फला, लेकिन हमने सीधे मुख्यमंत्री बना दिया, न किसी परिवार से न किसी से, हमने उस जाति को दे दिया। आप जाति जनगणना की बात करते हैं, हम तो भागीदारी निभा रहे हैं। राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी छदम भागीदारी देती है। जब कहती सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विनाश करती है। भारतीय जनता पार्टी कहती हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ, फिर कहां चले गए? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कहने के बाद, सुन लीजिए, उसके कहने के बाद कहां भी, चले गए? और जब हाई कोर्ट ने अरे भागीदारी की बात कर रहे हैं, मैं पिछड़े की बात कर रहा हूं, तो कहां चले गए? मतलब गलत हो गया क्या कुछ? इसमें कुछ गलत बोला हो बताइए, फिर आप बताइए क्या बोलूं मैं। अब 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, भारतीय जनता पार्टी ना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात मानी, जब हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया अभी 2-4 दिन पहले का शरद जी, क्या समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है क्या? नहीं, मैं अगर ओबीसी की बात कर रहा हूं तो आप क्यों टोक रहे हैं? अभी मेरी बात आ जाने दीजिए। मैं राहुल जी, मुझे आपने बोलने के लिए बोला तो मेरी बात तो आ जाने दीजिए। राजनीति में भागीदारी की बात कर रहे हैं, आप चले गए नौकरी की बात करने लगे। मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों को भागीदारी ना मिला तो गलत मैंने बोल दिया। आप रोजगार की बात करेंगे, फिर व्यवसाय की बात करेंगे, फिर छात्रों की बात करने लगेंगे, सबकी बात करते हैं। राजनीति में भागीदारी एक सीधा सीएम बना दिया यादव विशेष जाति से। मैं तो उसी पे मैं आ रहा था। उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम भी हैं, पिछड़ी जाति के हैं। पिछड़ी जाति के लिए उन्होंने क्या किया मुझे बता दीजिए, बैठे हुए हैं शरद जी। पिछले 6 सालों में ओबीसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया उत्तर प्रदेश में? युग पुरुष है शरद जी, अखिलेश यादव, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को ही चमकाया और किसी ने चमकाया नहीं। बिल्कुल चमकाया। आप मुझे बता दीजिए, अंधेरे में था, पहले कौन लेकर आया? उधर लालू के वक्त में बिहार चमका। आज तक भारतीय जनता पार्टी गड्ढे शरद जी जवाब देंगे ना? हाँ, गड्ढे नहीं भर पाई, बताइए। राहुल जी देखिए, जो इनका समावेशी कार्यक्रम है, ये शुरू से जब समाजवादी पार्टी आई थी 92 में, तो इन्होंने ये कार्यक्रम शुरू से ही किया था। सबसे पहले तो इन्होंने जो लोकतंत्र में इनका विश्वास है वो 93 में पता चला, जब 28 विधायक असेंबली से सीधे अस्पताल पहुंच गए थे, इतनी अच्छी बहस हुई थी। उसके बाद मायावती जी पे जो हमला हुआ, उससे इन्होंने बताया कि दलितों के लिए इनके मन में क्या सम्मान है। उसके बाद आप देखें कि लखनऊ के आईजी को धमकाया था, जो ठाकुर थे, आईजी ठाकुर साहब को मुख्यमंत्री जी ने खुद धमकाया था। और इनका लोकतंत्र में जो विश्वास है, जो गौतम बुद्ध नगर में नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन को बांध के अतीक अहमद, जो इनके बहुत ही क्रांतिकारी नेता थे, उन्होंने मारा था। 370 जो अब आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया है, ये लोग उसके भी उनका लोकतंत्र अलग, आपका लोकतंत्र अलग, उनका चेहरा अलग, कश्मीर में आपका चेहरा अलग, कोई भी केंद्रीय कानून, उनके यादव चेहरा अलग, आपके यादव चेहरा अलग, सब बटा हुआ है समाज। राजनीति है, लेकिन सवाल यह है कि कितना असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी को कितना डेंट, अखिलेश यादव को कितना डेंट, 24 में पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। इसी के साथ दो टूक में इतना है।